Hello everyone, welcome to your own channel Keep Learning with Sandeep Bihan. Students, in our previous class we had started our first chapter of democratic politics of class 9th, that is what is democracy and why democracy. In that class we had discussed the various features, arguments in favor and against of democracy. Then we had done the comparison between the democratic and the non-democratic government. Today we will do the two types of democracy. स्टूडेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के भी जो हैं टू अलग अलग फॉर्म्स हैं. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. लेट अस फर्स्ट डिस्कस द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. It is a political setup where the people themselves makes the laws and parliament directly in the functioning of the government. अब देखो डायरेक्ट मतलब जहाँ पे लोग डायरेक्टली राज कर रहे हैं, यानी कि कानून लोग खुद बना रहे हैं, सरकार लोग खुद क्या है, वो खुद ही गवर्नमेंट है. इट मीन्स देयर इज नो पार्लियामेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर आर नो इलेक्शंस. लोग जो हैं खुद ही सरकार खुद बना रहे हैं अपने लिए कानून भी. वो लोग एक सर्वसहमति के साथ अपने कानून खुद दे आर फ्रेमिंग, दे आर मेकिंग देयर ओन लॉज. Okay, and everyone is happy there. So this kind of democratic setup is called the direct democracy. Decisions are taken on the basis of the majority of opinion. Of course, उस पर्टिकुलर एरिया के या देश के सभी लोग इकट्ठे होंगे, डिस्कशन होगी, जैसे पार्लियामेंट में होते हैं. पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, यहाँ पे कौन कर रहे हैं, सभी लोग आपस में मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं. एंड द डिसीजंस आर टेकन. और क्या करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं और इस तरीके से जो है कानून बनाया जाता है. इट इज़ सुटेबल फॉर द जियोग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज. लेकिन सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी कंट्री में क्या हो रहा है, सभी लोग अपना काम छोड़कर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इशू पर डिस्कशन कर रहे हैं, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, एंड देन दे आर फ्रेमिंग द लॉज और टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन. इज इट पॉसिबल फॉर अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया? नो, आई डोंट थिंक सो. सभी लोग ऐसा इस तरीके से एक जगह, इतनी पॉपुलेशन जो हमारी है करोड़ों में, वो एक साथ एक जगह इकट्ठी हो सकती है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दैट इज़ वाई जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई इलेक्शन नहीं है, लोग खुद ही सरकार हैं. तो सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सभी लोग अपने कानून बना रहे हैं, अपने मतलब पूरे देश के लिए कॉमन कानून, लेकिन सब सहमति से बन रहा है. कैसे बन रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन. जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत करेंगे उस चीज़ को यस किया जाएगा. लेकिन ये पॉसिबल कहाँ पर है? ज्योग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज विद लेस पॉपुलेशन. ये सिर्फ ऐसी जगह पर पॉसिबल है जो कि एक छोटी कंट्री है एंड वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है. लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में एशियन ग्रीक रोम इंडिया लिखा हुआ है, वो पहले की बात थी. लेकिन देखो मॉडर्न पीरियड की बात की गई है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल? स्विट्जरलैंड. सो हेयर वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज द एग्जाम्पल. इंडिया इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, नेक्स्ट आवर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ज़्यादातर कंट्रीज में क्या चीज़ फॉलो हो रही है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट मतलब शासन तो लोगों का है पर डायरेक्ट नहीं है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या था, लोग खुद इकट्ठे होकर कानून बना रहे हैं मेजॉरिटी के बेसिस पर, एंड खुद जो है वो लोग डिसीजन दे आर टेकिंग. बट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि शासन तो लोगों का है पर डायरेक्ट नहीं है. आपको पता है इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, कुछ नेता चुनते हैं, वो नेता पार्लियामेंट के मेंबर्स बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर बनते हैं, और वो वहाँ बैठकर हमारे लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं. तो वो क्या है, हमारे चुने हुए लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, हमारे लिए डिसीजंस ले रहे हैं. सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इट इज़ अ सिस्टम इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. देखो अब यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ पे लोग खुद जो है सारे काम अपने आप कर रहे थे, दे आर फ्रेमिंग द लॉज. बट हियर इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड, people choose their representatives
and they act on behalf of the people, and those elected representatives take the decision and frame laws on behalf of the people. They are so sensitive to cater the needs and opinion of the people, और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है that they should cater the needs, requirement and welfare of the people, those who have chosen them. And here the example of indirect democracy. अब of course देखो हमने पीछे क्या किया था कि direct democracy कहाँ possible है, in a small geographical area where the population is very less. But of course indirect democracy कहाँ होगी, in a large area that is having a very large population. For example इंडिया, फ्रांस, यूएसए, और आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो कर रही हैं. तो क्या देखा बेटा हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, हियर इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन सी हियर, लोग वोट डाल रहे हैं. वोट सरकार बनाने के लिए नहीं डाल रहे हैं, किसके लिए डाल रहे हैं, सीधा कानून बनाने के लिए, है ना. जो काम हमारे देशों में पार्लियामेंट में होता है वो यहाँ पर खुद देश की जनता जो है वो डायरेक्ट कर रही है. तो दिस इज दी डायरेक्ट डेमोक्रेसी. बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग वोट डाल रहे हैं और वो वोट डाल के क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं. नहीं, दे आर नॉट मेकिंग लॉज, दे आर इलेक्टिंग और चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठकर क्या बनाएंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे. तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज क्लियर. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. ओके. और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट्री में क्या होगा बेटा, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसको थोड़ा सा समझेंगे. अब जो हम लोग अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. देखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है. और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. हमारी कंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम लोग एमएलएज एंड एमपीज को वोट डालते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं सरकार में और वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए कानून बनाते हैं. तो वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कंट्री लाइक अमेरिका, यूएसए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है. वहाँ पे जो लोग वोट डालते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए वोट नहीं डालते, वो डायरेक्ट देश के राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं. वहाँ पर वो लोग देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं और वो राष्ट्रपति लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों के लिए क्या करता है, उनके लिए कानून बनाता है. आई होप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. अब बेटा जब आप अपनी बुक में चैप्टर रीड करेंगे ना, तो फीचर्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर्स एंड अगेंस्ट के साथ, इन सब चीज़ों के साथ ना आपको कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल मिलेंगे. ओके, वही एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ पर अलग से आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फर्स्ट विल डू द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान. तो लेट्स सी द सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, दैट व्हाट हैड हैपेंड देयर. पाकिस्तान की बात करते हैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ, बहुत से बच्चों ने नाम भी सुना होगा, लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999. उसने वहाँ पे जो है मिलिट्री शासन वहाँ पे स्थापित कर दिया. कहाँ पे, पाकिस्तान में. ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. कैसे किया, वहाँ पे जो पहले लोकतांत्रिक सरकार थी उसको गिराया, खुद उस वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया पूरी कंट्री पे. वो मिलिट्री में था, तो यानी कि अब देश के ऊपर किसका, सरकार का कंट्रोल ना होकर किसका कंट्रोल हो गया, मिलिट्री कंट्रोल हो गया. यानी कि हमने, आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वीडियोस में टाइप्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है और मिलिट्री होती है. तो यानी पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, क्योंकि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. ही डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. उसने खुद को, अपने आप को कंट्री का क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव. और 2000 कब हुआ ये सब, 1999 में. बट 2002 में देखो उसने क्या किया, उसने अपनी ही पोजीशन को रीनेम कर दिया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. फिर उसने क्या किया, 1999 में, 2002 में उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. और फिर उसने एक रेफरेंडम इज अ काइंड ऑफ इलेक्शन जिसमें लोगों से डायरेक्ट येस या नो फॉर्म में
उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं। वोटिंग में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं ना, वोटिंग में या तो पर्ची डलती है या आजकल तो हम लोग वोटिंग मशीन पे डालते हैं, लेकिन रेफरेंडम में लोगों से डायरेक्ट येस नो फॉर्म पूछा जाता है। वो येस नो फॉर्म या तो पर्ची डलवाई जा सकती है मौके पर, या फिर कई बार होता है ना कि जो मेरे साथ हैं वो इस तरफ हो जाएं, जो मेरे साथ नहीं है वो दूसरी साइड जा, तो किसी भी तरीके से येस या नो फॉर्म में लोगों से डायरेक्ट जो है उनके ओपिनियन लिए जाते हैं। तो उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ में। और उस रेफरेंडम किस चीज़ के लिए था, उनकी जो प्रेसिडेंटशिप थी आगे 5 साल के लिए और बढ़ाने के लिए, है ना। और वो उसमें उनको कामयाबी भी मिल गई, ही वॉज सक्सेडेड। लेकिन जब बाद में न्यूज़ रिपोर्ट्स आई तो बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में, मीडिया में, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन सब ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो ये रेफरेंडम में 5 ईयर्स की एक्सटेंशन ली है, यानी उसको जो येस मिली है वो उसको ईमानदारी से नहीं मिली, इट वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। उसने धोखे से, वो धोखा कुछ भी हो सकता है, मतलब लोगों से ज़बरदस्ती यस करवाना, गलत तरीके से लोगों को धमका के यस करवाना। तो इसका मतलब कि उसने बोला कि ये जो एक तरीके का चुनाव हुआ था उसकी 5 ईयर्स की एक्सटेंशन के लिए, ये सही तरीके से नहीं हुआ, इट वॉज बेस्ड ऑन दी नेगेटिव थिंग्स लाइक माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। अभी 2002 में जैसे ही उसको एक्सटेंशन मिल गई, उसने अब उसका देखो मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, दिस इज इम्पॉर्टेंट बेटा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एक उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से इन द ईयर 2002 इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अब इसमें क्या था, देखो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। अब वो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी कंट्री में बची हुई थी, जो कुछ प्रोविजनल एंड नेशनल असेंबलीज थी, तो क्या किया, सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी कि प्रेसिडेंट कभी भी इन असेंबलीज को क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। अब जो कैबिनेट में काम हो रहा था, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग काम कर रहे थे, उसको भी किसने डोमिनेट कर लिया, क्योंकि परवेज मुशर्रफ मिलिट्री ऑफिसर था, मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को ओवरटेक किया था। तो वहाँ पर भी अब किसकी काम बढ़ा दिया, किसने टेक ओवर कर लिया, मिलिट्री ऑफिसर्स ने। आफ्टर पासिंग दिस लॉ द इलेक्शन हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। तो क्या हुआ, अब ये जब ये कानून पास हो गया, जो लीगल फ्रेमवर्क जो अमेंडमेंट की थी, द इलेक्शन हेल्ड टू द नेशनल स्टेट असेंबलीज, इलेक्शंस तो करवाए जाते थे, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, उनके पास बहुत थोड़ी सी पावर थी। मेन पावर्स किसके हाथ में थी, द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। तो देखो बेटा कैसे, मतलब उसने सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, जो थोड़ी बहुत उसने फिर रेफरेंडम करवाया, लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शन करवा दिए, पर वो भी गलत तरीके से करवाए, अपने 5 ईयर्स की उसने एक्सटेंशन ले ली। उसमें एक्सटेंशन लेते ही उसने क्या कर दिया, एक्सटेंशन लेते ही उसने एक अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने उसने खुद की पावर बढ़ा दी। अब मेन पावर किसके हाथ में, मिलिट्री एंड खुद जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, एंड ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो देखो किस तरीके से उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके वहाँ पे एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी, विच वाज दी मिलिट्री गवर्नमेंट। अब आपने क्या करना है, चेक दिस इंसिडेंट अलॉन्ग विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फाइंड आउट विच एस्पेक्ट इज वायलेटेड। अब आप देखेंगे, ध्यान से स्टडी करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये जो पूरा इंसिडेंट हमने पढ़ा, इससे डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर या उसकी कौन सी जो रिकमेंडेशन थी जो वायलेट हुई, जो यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई, डेमोक्रेसी के कौन से फीचर को यहाँ पर ख़त्म किया गया। नेक्स्ट बेटा वी विल डू द केस स्टडी ऑफ चाइना। अब देखो चाइना में क्या था, चाइना में तो रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद दे आर ऑर्गेनाइजिंग दी इलेक्शन। बट ये इलेक्शंस में मेन जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। मेन पावर किसके पास है, नेशनल पीपल्स पार्टी के पास है। यही जो थी उस कंट्री में कौन किसको अपॉइंट करती थी, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती थी। और इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के ऑलमोस्ट 3000 जो है मेंबर्स थे, पूरे जो चाइना में
इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनमें से कुछ मेंबर्स को किसने चुना था? आर्मी ने। देखो लोगों का कोई रोल नहीं आया अभी तक। कहने को डेमोक्रेसी है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों का कोई रोल नहीं है। कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कौन बना रहा है? नेशनल पीपल कांग्रेस कर रही है। नेशनल पीपल कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनको कौन चुन रहा है? उनको आर्मी चुन रही है, कुछ मेंबर्स आर्मी चुन रही है। बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, अभी जो 5 साल के बाद जो हर बार इलेक्शन हो रहे हैं, उस इलेक्शन में वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है जिसको किससे अप्रूवल मिल गया? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज है, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और जिसको इस पार्टी से अप्रूवल मिल गया सिर्फ वही जो है इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। अगर पार्टी ने किसी कैंडिडेट को अप्रूवल नहीं दिया तो वो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स इन कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज, अभी कुछ छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी की सारी शर्तें मान ली थी, तो वो एक तरीके से उसकी एलिड पावर अलायंस हो गई, गठबंधन हो गया उन छोटी पार्टीज का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो उनके अंदर मर्ज हो गई थी। तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो छोटी छोटी 8 पार्टीज थी जिन्होंने अलायंस कर लिया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, सिर्फ उसी के मेंबर्स को परमिशन थी टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो देखो बेटा, इलेक्शन हो रहा है पर क्या प्रॉपर तरीके से हो रहा है? अब आप सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर है जो वायलेट हुआ है? थिंक ऑफ इट, है ना। तो दिखाने को तो चाइना कह रहा है कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, पर वो प्रॉपरली क्या सारे रूल्स जो सारे फीचर्स होने चाहिए क्या वो सारे फॉलो हो रहे हैं? यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन तो हो रहा है पर हर बार सरकार किसकी बन रही है? हर बार सरकार बन रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, है ना। तो इस तरीके से हमने अभी पढ़ी है केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। आप इसको दोबारा से रीरीड करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों ही केसेस में, चाइना और पाकिस्तान के केसेस में, डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर जो है वायलेट हुआ है? विच एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज violated, which feature is not followed in these countries. We'll do rest of the case studies in the next video. I hope the topic is clear till here. Still, if you want to ask anything, you can. Till then, take care and have a good day.